हेलो, कैसे हो भाई। आज ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। संडे है, संडे वाले दिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूँ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। आज दिन की हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले दोनों टेस्ट वाली वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। इस सीरीज से मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं और कैसे कंसेप्ट लगा करके आप सवालों को सोल्व कर सकते हो। इस तरीके के मैं टोटल आपको 50 सेट देने वाला हूं और ये प्रॉपर बैच प्रॉपर तरीके से हमारी एप्लीकेशन पर भी है। आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, एसटी कैंपस ऐप। इसी एप्लीकेशन पर हमारा एक कोर्स चल रहा है, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स स्पेशल बैच विद फ्री जीके जीएस लाइव क्लास 1 मई से हमारा ये बैच शुरू हुआ है। अभी 2-3 ही क्लास इसमें हुई है, एडमिशन ओपन है। इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, हफ्ते में हुआ करेंगे टेस्ट वगैरह। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव क्लास चलती है 8 से 10। पहला चैप्टर चल रहा है उसमें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो और ये फीस है। अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेना, ठीक है जी, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है दैट इज 8218302782। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। चलो जी, सवाल पर आते हैं। पहला सवाल देखो, ध्यान से समझना बहुत ढंग से। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन है और इसी तरीके के सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लिया, जितने भी ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे बार आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो पहले सवाल पर आते हैं। पहले सवाल में बोला ये गया है कि देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो ये जो पेन का कर्सर है ना, ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला सवाल देखो, ए अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये दो लोग हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेले 6 दिन में पूरा कर रहा है। ए और बी एक दिन साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी की जगह सी ले लेता है। ए और सी शेष काम को 3 दिन और में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल को जब आप पढ़ो तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझो कि लैंग्वेज में बोल क्या रहा है, फिर उसके कंसेप्ट पर आओ। अब लैंग्वेज हमने समझ ली, अब हम इसके कंसेप्ट पर आते हैं। टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट ये लगता है कि सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो। जैसे ए अगर 6 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी दोनों 4 दिन में कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम इनका पहले एलसीएम लेते हैं, जो कि 12 आएगा एलसीएम। तो 6 दूनी 12, 4 तिये 12। ए की एक दिन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, ए और बी दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो इसका मतलब ए की अगर 2 यूनिट है तो बी की 1 यूनिट रही होगी, तभी तो दोनों की जाकर के 3 यूनिट बनेगी एफिशिएंसी। ठीक है, फिर ये काम काम करते हैं, ए और बी एक दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगर एक दिन मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक दिन में इन्होंने मात्र 3 ही यूनिट काम किया है, 3 काम इन्होंने निपटा दिया है। तो टोटल काम में से 3 काम घटा दोगे तो 9 काम बचेगा, सिर्फ अब 9 यूनिट काम बच जाएगा। अब इस 9 यूनिट को काम करने के लिए बी की जगह सी ले लेता है और ए और सी शेष काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस चीज को समझो कि अगर बी की जगह ए आ रहा है, वो सॉरी सी आ रहा है बी की जगह पर, तो ए तो वहां का वहीं बैठा हुआ है, उसके साथ ही बैठा हुआ है। ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, टोटल काम करना है 9 यूनिट काम। और इस ए के साथ में सी भी है, जो कि 3 दिनों में काम को निपटाते हैं, तो गुना 3 करेंगे और 9 यूनिट काम आराम से खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से 3 तिया 9, 2 को इधर लेकर के जाओगे तो सी की एफिशिएंसी पता चलेगी। यानी सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर देता है ये भी, तो सी की एफिशिएंसी निकल गई यहां से। अब सवाल में ये पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरे काम की बात हो रही है। पूरा काम था हमारा 12 यूनिट, सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा बी ऑप्शन, 12 दिन। समझ पाए आप इस बात को। तो सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, फिर उसके कंसेप्ट पर आओ और जैसे जैसे कंसेप्ट, जैसे जैसे लैंग्वेज दे रखी है ऐसे ऐसे कंसेप्ट लगाते हुए चले जाओ, सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं सवाल। फटाफट से आओ अगले सवाल पर। अगले सवाल में बोला गया है कि साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 90 तक। देखो एक गैप बनता हुआ चल रहा है 3, 6, 90 तक। अच्छा, एक चीज नोट करो इसमें आप,
अगर मैं इस सीरीज को ओपन करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ये साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 6, और अगर मैं आगे जाऊँगा तो कुछ और टर्म अगर मैं इससे खोलूँ तो यहाँ 3 का गैप है ना, 3 का, तो इससे पहले भी 3 गैप के साथ में कोई नंबर आया होगा, यानी सीरीज बनी होगी साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं 90 में से 3 घटा दूँ तो 87 बनेगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 90 माइनस 87, तो ये साइन स्क्वायर 3 बन जाएगा। और 90 में से मैं 87 घटाऊंगा तो इसी को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 87, राइट। क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 87। अच्छा, ये कोस स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर 90 माइनस 87। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 87। इसी प्रकार इसका जोड़ा किसके साथ बनेगा, कोस स्क्वायर 84। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये दोनों मिलकर के 1 बना देंगे, फिर ये दोनों मिलकर के 1 बनाएंगे, 86 एंड 84, तो इससे पहले वाला टर्म बनेगा साइन स्क्वायर 84, ये 1 बना देंगे। तो कहाँ तक बन सकती है ये सीरीज, अगर ये 3 3 के गैप में बन रही है तो ये सीरीज बनेगी 14 6 84, 14 टर्म तक। ठीक है, कितनी बन जाएगी, 14 टर्म तक, या 8 और 7 15, 3 से इसको भाग दे दो, 3 दूनी 6, हाँ 14 टर्म तक बन जाएगी, 14। ठीक है जी, लेकिन इसमें बीच में एक आएगा साइन स्क्वायर 45, उसका कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 के बाद जैसे इसमें 3 जोड़ोगे तो 48 आएगा फिर, तो दूसरा 45 नहीं मिल रहा है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन स्क्वायर 45 की कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 ये आ गया जी। और हमारी जो सीरीज बनी है वो सिर्फ 87 तक ही बनी है, तो एक नंबर हमारे पास ये भी बच गया एक्स्ट्रा। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसमें 1 आप ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा, 14 1 15, 15.5, यानी कि ए ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब रहेगा। बात समझ में आई। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में आपको ये चेक करना है कि कितने कितने डिफरेंस के बाद टर्म जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये फॉर्मूला लगेगा। और तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें टोटल कितने टर्म है उसका पता करना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आई बात। उसका पता आप ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, जैसे 87 माइनस 3, तो कितने बचेंगे 84, इसको डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म यानी कि 3 से, एंड नहीं ये तरीका ठीक नहीं रहेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है ना, तो इसका हाफ करना पड़ेगा लगभग, इसका आपको लगभग करना पड़ेगा हाफ, 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है ना, तो 87 और 3 3 के इसमें गैप में है। एक सेकंड रुक जाओ, अभी बताता हूँ, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, देखो हाफ हाफ करना पड़ेगा ना, यहाँ से भी करो इसको, देखो 87 माइनस 3 घटा लो 84, तो 3 से भाग दो तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 28। लेकिन चूंकि 2 2 नंबर का एक जोड़ा बन रहा है तो इसका हाफ भी करना पड़ेगा, तो 28/2 करेंगे तो 14 टर्म आ जाएंगे टोटल, ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अगले सवाल को आओ। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इजी सवाल है, सभी कर लेंगे इसको। सवाल में दिया कि ए की वैल्यू दी है ये कुछ, और आपको निकालनी है 0.9 टू द पावर ए। तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऊपर आप देखोगे तो 7 और 3 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 150 बन गया। नीचे कितना है, 25 गुना 12। अब 12 से या 25 से काट लो, 25 सिक्का 150 और 6 दूनी 12, ये 1/2 है। ऊपर ये -3/2 है, 2 एलसीएम आएगा तो कितना बचेगा ऊपर, 1 - 3, 1 - 3 यानी कि -2/2, तो -1 जाएगा। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास में -1। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 0.9 टू द पावर ए, यानी कि -1 की। इसका मतलब होता है 1/0.9, अपोन में ले जाते हैं जब भी पावर माइनस होती है। तो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगी, तो आंसर आएगा 10/9, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन है, आसानी से कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट जानते हो आप।
नेक्स्ट सवाल पर आओ। अगले सवाल में बोला गया कि इफ मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिए है और उनका मीन बोला है। मीन, मीन होता है माध्य, और ये आपके ऑब्जर्वेशन है यहां से यहां तक, और इनका मीन दिया है 30। मीन देने के बाद फिर आपसे पूछा है रेंज। अब जो रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपको 87 दिखाई दे रही है। 87, जो भी ऑप्शन होगा 87 के आसपास होगा, सारे ही ऑप्शन 87 के आसपास है। और उसमें से स्मॉलर, अभी तक सबसे स्मॉलर मुझे 6 दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें से 6 घटाऊंगा तो 81 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ना, यही स्मॉलर है। तो 87 में से मैं x घटाऊंगा तो ही मुझे रेंज पता चलेगी। और x निकलेगा कैसे? x निकलेगा मीन वाले कंसेप्ट से। अब मीन देखो, मीन क्या दे रखा है आपको? मीन दे रखा है 30। मीन क्या होता है? मीन होता है एक ऐसा नंबर जो आसपास के नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। या तो आप ऐसा करो कि इसमें इन सभी को ऐड कर लो, सबसे आसान यही रहेगा। इसमें देखो कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया? 270। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो इन सभी का जोड़ इस 270 में से घटा दो। तो चलो इसको ऐड करते हैं अब। 12 6 18, 18 दूनी 36, यहाँ तक 36 हो गया। 36 11 जोड़ दो, 6 1 7, 3 1 4 47, 45 45 90 और 2 92, यहाँ तक 92 हो गया। अब इसमें 92 जोड़ोगे तो 7 और 2 9, 9 और 8 17, 179, 179। और इसको एक साथ जोड़ लो, 6 4 10, 5 और 3 8 और 1 9 में आप 90 और जोड़ोगे तो कितना जाएगा? ये 0, 9 और 7 16 और 2 260, माइनस करोगे तो x की वैल्यू आएगी 10। कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 27, 270 है, ठीक है। और क्योंकि अगर मैं 10 लेता हूँ तो 77 आएगा, जो आंसर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, ऐड करने में कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार फिर से ऐड करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 12 6 18, 18 दूनी 36, यहाँ तक 36 हो गया। इसमें जोड़ा मैंने 6 1 7, 3 और 1 4 47, 45 45 90 2 92, 92 हो गया यहाँ तक। 92 92, इसमें जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 179, ठीक है। 179 में अब ये जोड़ दो, 6 4 10, 5 और 3 8 और 1 9। तो 179 में आप इसको जोड़ोगे, अच्छा 9 था ना ये 269 था, सॉरी। तो यहाँ 1 बचेगा, 1। अब 1 इसमें से आप माइनस करोगे तो 87 माइनस 1 कितना जाएगा? 86। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। बस यहाँ लास्ट में जो है ना, मैंने 9 को 0 पढ़ लिया, यहाँ ये 9 था, ठीक है, गलती नहीं करनी है। तो इस चीज़ को समझ गए होगे आप। कंसेप्ट क्या है इसमें कि आपको सबसे पहले मीन वाला कंसेप्ट लगा और उसके बाद रेंज वाला कंसेप्ट लगा है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। अगला सवाल देखो। सवाल में बोला गया है कि 20 लड़कों और 30 लड़कियों वाली एक कक्षा में, तो टोटल इसमें 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स। दान के लिए कुछ धनराशि इनको इकट्ठी करनी है। प्रत्येक लड़के द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या का 80% थी। कुल संख्या का 80%, लड़कों की कुल संख्या का। तो 20 लड़के हैं, 20 का अगर मैं 80% निकालूंगा तो 16 आएगा। ये एक लड़के ने पैसे दिए हैं 16 रुपए। टोटल लड़के कितने हैं? 20 लड़के हैं, तो 20 लड़के कितने पैसे दे देंगे? 320 रुपए, ठीक है। और प्रत्येक लड़की द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या की 90% थी। अब टोटल स्टूडेंट 50 है, 50 का 90% निकालेंगे तो 45 आएगा। 45, 50 का 90% 45। और ये एक लड़की ने दी है, टोटल लड़कियां कितनी है? 30। तो इसमें 30 की गुणा और कर दोगे तो 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 1350 रुपये लड़कियों ने दिए है टोटल। तो सवाल में ये पूछा गया कि दान के लिए कक्षा द्वारा इकट्ठी की गई कुल धनराशि कितनी है? तो इनको ऐड कर दो, 0 5 2 7 3 3 6 और 1, 1670 रुपये इन्होंने इकट्ठे किए हैं। सवाल आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इजी सवाल है। नेक्स्ट आओ। अब ये एडवांस मैथ का सवाल है। सवाल में बोला गया कि ABCD एक समलंब है। सबसे पहले समलंब को समझो। ट्रिपेजियम होता है इस प्रकार का,
जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं होती है समानांतर और बाकी दो भुजाएं समानांतर नहीं होती तो बोलते हैं ट्रिपेजियम। समझ आई बात? एक बार फिर से बना देता हूँ इसको मैं। ये है आपकी पैरेलल साइड्स और ये है आपकी इसमें नॉन पैरेलल साइड्स। ये ट्रिपेजियम होता है, ठीक। इसमें बोला भी गया कि जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। अब ए बी पैरेलल टू सी डी ये लिख दिया मैंने। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर है तो ये बनेगी 8 सेंटीमीटर, राइट। ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अच्छा ये दिया है 10 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 13 सेंटीमीटर, ये है 13। बी सी दी है 17 सेंटीमीटर। बी सी कहाँ से कहाँ तक है? बी सी ये है जी 17 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इनके बीच की ये तो सेम रहेगी, ये भी 8 ही सेंटीमीटर रहेगी। समलंब का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम। तो सबसे पहले हम जो है ट्रिपेजियम का एरिया जानेंगे। होता क्या है? एरिया होता है इसका, ट्रिपेजियम का जो एरिया होता है नोट कर लेना 1/2। जो इनकी आमने सामने वाली साइड है इनका जोड़, यानी कि जो पैरेलल साइड है इनका सम, ए बी प्लस सी डी इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। अब बीच की डिस्टेंस हाइट भी कह सकते हो आप उसे। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब मेरे पास ए बी तो है लेकिन मेरे पास सी डी नहीं है, तो मुझे सी डी निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, जब ये डिस्टेंस इस पर आ रही है तो एक परपेंडिकुलर डाल रही है यहाँ पर, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये 10 है, ये 8 है तो ये 6 बनेगा। ये 8 है, ये 17 है तो ये 15 बनेगा। और इसके सामने वाली ये वाली सेम डिस्टेंस रहेगी, ये 13 ही रहेगी। तो पूरी सीडी कितनी होगी? पूरी सीडी होगी जी 34। इसको ऐड करोगे 13 6 19, 19 में 15 जोड़ोगे तो 34। पूरी सीडी हो गई 34। अब मुझे एरिया निकालना है तो 1/2 ए बी 13 सी डी 34 इंटू 8। 2 चौके 8, 4 बार चला जाएगा ये। यहाँ देखो 4 3 7, 3 और 1 4, 47 चौका, 4 7 28, 4 चौक 16 और 2 18। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है इसमें, ये वाला, ठीक है। आराम से कर जाओगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल पर। ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है। कोट 30 साइन 90 tan 60 बहुत इजीली कर लोगे। इसमें आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए सिर्फ। कोट 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3 और यही होती है tan 60 की वैल्यू, तो ये तो कट ही जाएगा। साइन 90 बचेगा, सिर्फ आंसर आएगा 1 क्योंकि साइन 91 होता है। बस नेक्स्ट। आगे सवाल में कहा गया कि अनिल जो है बेंगलोर से मैसूर तक की यात्रा 7 घंटे में पूरी कर लेता है। अब बेंगलोर से इसे मैसूर में जाना है। ये बेंगलोर है, ये मैसूर है। 7 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लेता है पूरी। वह संपूर्ण यात्रा के पहले आधे हिस्से को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब ये पूरी डिस्टेंस है, आधा हिस्सा हाफ तक पहुंच गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अगर मैं ये आपसे ये कहूं कि आधा हिस्सा, चलो बाद में देख लेंगे, दूसरे आधे हिस्से को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो बेंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी बता दो। अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इसमें दो हिस्सों में बट रही है, आधे आधे हिस्से के हिसाब से बट रही है। तो जब भी डिस्टेंस के आधे आधे हिस्से के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ती हो तो वहां पे हम लेते हैं एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड हम निकालेंगे इनका एवरेज। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 30 + 40/2, जो कि बनेगा, इसे 15 बार काट दो, ये 20 बार काट दो, कितना बन गया? 35। तो एवरेज स्पीड आ गई जी 35। तो ये हो गया 35। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। गलती हो गई कुछ, क्योंकि ऑप्शन नहीं बन रहा है। बस ये ध्यान रखो कि डिस्टेंस, सारे रफ हो गए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब मुझे स्पीड निकालनी है। टाइम को तो मुझे पता है 7 घंटे लगते हैं टोटल, मुझे स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकलेगी समझो ध्यान से। इसने कहा कि 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर आधे आधे हिस्से को कवर कर रहा है। तो यहाँ जो स्पीड एवरेज स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 2xy/x+y। ये होगा इसका एवरेज स्पीड का। तो 2 × 30 × 40 अपॉन में 70।
ठीक है जी। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इंटू सेवन, सेवन से सेवन खत्म, 4×3=12, 120, 120 दूनी 240 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। और एवरेज स्पीड मैंने क्यों निकाली, क्योंकि आप आधी आधी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो जहां आधी आधी डिस्टेंस कवर होगी वहां एवरेज स्पीड निकालने का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ पाए बात को? नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखो, यश ने 76 रुपए में 16 कवर की दर से फोन कवर खरीदे और उन्हें 100 रुपए में 20 कवर की दर से बेच दिया। 100 रुपए के 20 कवर बेच दिए, तो एक कवर यानी कि 5 रुपए में बेचा होगा उसने। एक कवर 5 रुपए में बेचा होगा। लाभ परसेंटेज पूछ रहा है आपसे वो। अच्छा, पहले तो खरीदना देख लो आप यहां से। अगर आप यहां से एक कवर खरीद रहे हो, एक कवर, तो वो कितने रुपए का खरीद रहे हो जी? 76/16 का। 76 रुपए में 16 कवर खरीदे हैं, तो एक कवर कितने रुपए का पड़ेगा? एक कवर पड़ेगा 76/16 का। अब 16 से ये कंप्लीट तो नहीं कटता है, 16 तो ये एक कवर नहीं कटता है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक कवर का क्रय मूल्य आ गया ये सीपी। लेकिन मुझे चाहिए 20 कवर का क्रय मूल्य, क्योंकि 20 बेचे ना मैंने। अगर मैंने 20 कवर बेचे हैं तो मुझे 20 कवर ही खरीदने पड़ेंगे। यहां तो एक कवर का सीपी मिला है मुझे, मुझे चाहिए पूरे 20 का, तो 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 बार जाएगा, 4×5 = 20 बार जाएगा ये, और ये 4 से कट जाएगा क्या? 4×1 = 4, 4×9 = 36, कट गया ये। 19×5 = 95, यानी कि 95 रुपए के खरीद के लेके आया था ये 20 कवर को, और इसने बेचा है 100 रुपए में। 20 कवर को खरीद के लेके आया 95 रुपए का, और बेच दिया इसने 100 रुपए का। तो फायदा कितना हुआ है? आपको होगा सर 5 रुपए का हुआ है। परसेंटेज निकालनी है तो नीचे हम सीपी रखेंगे, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19×5 = 100/19 आएगा। 100/19% सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, समझ पाए बात को? आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, एक त्रिभुज एबीसी में ए एंगल ए का कोण समद्विभाजक है और ए एफ परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। जब भी त्रिभुज वाले सवाल देखो सीधे डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाया हमने, ए बी सी। ठीक है, ए ई एंगल ए का समद्विभाजक है। अब ये समद्विभाजक है तो ए ई कुछ ऐसा जा रहा होगा, और ए एफ बी सी पर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बनाते हैं। अच्छा सा नहीं बना डायग्राम, कैसे 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 रफ करते हैं, एक सीधी लाइन पकड़ते हैं यहाँ से, और ये देखो जी, ये हमने खींच दिया इस पर। मान लो ये है परपेंडिकुलर, ये लाइन होगी 90 डिग्री की यहाँ पर। ठीक है जी। एंगल ए 64, ये कंप्लीट 64 है। एंगल बी 88, ये 88 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल सी निकालो। सी कैसे निकलेगा? तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे, 8 और 4 12, 8 और 6 14, और 1 15। 180 में से घटा दो तो 10 में से 2 जाएंगे 8, 7 में से 5 जाएंगे 2। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 28 डिग्री। एंगल सी निकल गया। आपसे सवाल में पूछा है कि एंगल एफ ए ई, ये एफ था यहाँ पर, एफ ए ई ये वाला एंगल। तो इस एंगल निकालने का एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, अगर आपसे ऐसा ट्रायंगल है और इसके बीच में ये एंगल आपसे पूछा है, जहां एक लाइन इसकी एंगल बाइसेक्टर की है और एक लाइन इसकी परपेंडिकुलर की है, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस अपॉन 2, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 2 गए 6, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और इसका आधा करेंगे तो 30 डिग्री ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? फिर से समझ लेना अगर ध्यान इधर उधर भटक गया हो आपका तो। नेक्स्ट सवाल पर आओ। एक ट्रेन में 12 डिब्बे और एक इंजन है, यानी कि टोटल 13 डिब्बे मान सकते हैं हम यहाँ पर। तो मत मानो, बस ये समझो कि 12 डिब्बे है और एक एक्स्ट्रा इंजन है। ठीक है, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई इंजन की लंबाई से 1.2 गुना है। अगर मान लो इंजन x मीटर है ना, x मीटर, तो एक डिब्बा कितना हो जाएगा? 1.2x मीटर का हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है। जब एक डिब्बा 1.2x का होगा तो टोटल डिब्बे कितने हैं? 12 डिब्बे हैं। तो 12 डिब्बे कितने के हो जाएंगे? 12 डिब्बे
आप कहोगे सर इसमें 12 की और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14.4x हो जाएगा। 14.4x मीटर के हो जाएंगे पूरे डिब्बे, क्योंकि 12 की गुणा जब आप 1.2x में करोगे तो 12 12 144, एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो 14.4x मीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेन करती है 192 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार, और ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन इंजन की लंबाई बताओ। अब जो ट्रेन बनती है हमारी उसमें इंजन भी होता है, डिब्बे भी होते हैं। टोटल डिब्बों की लंबाई है 14.4 मीटर की। इंजन है इंजन जो है वो x मीटर का है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 14.4x प्लस x कितनी होगी टोटल जी? 15.4x मीटर की। ये हो गई ट्रेन की लंबाई। और जब ट्रेन अपनी स्पीड से किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो जो डिस्टेंस होती है ना, टोटल डिस्टेंस, वो होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसको हम टोटल डिस्टेंस कहेंगे। तो ट्रेन की लंबाई होगी 15.4x, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 192 मीटर की। ये हो गई टोटल डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर सेकंड में है तो इसको भी मीटर सेकंड में बदलो, 5/18 से गुना करो। ये हो गई स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकंड। बस इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास x की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो जरा, 3 छंग 18, 3 से जाएगा 10 बार, 6 से ये भी 10 बार जाएगा, 10 10 100, ये 500 हो गया। 500 500 में से 192 घटा दो तो 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 9 हो जाएगी 0, और यहाँ 4 में से 1 जाएंगे 3, 308 हो गया जी। अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो यहाँ 15.4 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाओगे, ऊपर एक 0 लगा दो, और 154 दूनी 308, तो x की वैल्यू आ गई 20। यानी कि जो इंजन है वो 20 मीटर लंबा है। इंजन की लंबाई कितनी है? 20 मीटर की है। तो कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर ट्रेन में, कि जो ट्रेन में डिस्टेंस मापी जाती है वो डिस्टेंस खुद ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिला करके मापते हैं। और बाकी इसमें फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो। सवाल में कहा है कि 2 इनलेट पाइप है ए एंड बी, और एक आउटलेट पाइप है सी। इनलेट जो पानी अंदर पहुंचाते हैं और आउटलेट जो पानी को बाहर निकालते हैं। अब पाइप ए और बी टंकी को क्रम से 96 मिनट और 64 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 192 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट पर आ जाओ। ए 96 मिनट ले रहा है, बी 64 मिनट ले रहा है, और पाइप सी 192 मिनट ले रहा है, लेकिन ये खाली करने वाला पाइप है। अब इसका एलसीएम ले गए आप तो 2 छिक्की 12 यानी कि 192 ही आ जाएगा। 96 दूनी 192, 64 तिया 192, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, और 192 एकम 192। ये खाली करने वाला है तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब सवाल में कहा यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का आधा हिस्सा कितने समय में भरे जाएगा। ये क्या है? ये है टंकी का पूरा हिस्सा। इसका हाफ करोगे तो 2 9 18 और 2 छिक्की 12, 96 इसका आधा हिस्सा होगा। इस आधे हिस्से को इन तीनों को एक साथ खोलने पर भरना है। तो 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 16 चौका नहीं कितना जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, और 4 चौक 16, 24 चौका 96। 24 मिनट में, बी ऑप्शन 24 मिनट में आधा हिस्सा इसका भर जाएगा। और अगर पूरे हिस्से की बात करें तो फिर 24 दूनी 48 मिनट में पूरा हिस्सा भर जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर चलता है। तो जब भी आपको भिन्न को देखना हो कि ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लो। जैसे 7/24 और 11/32 है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे 7 दूनी 14, उसको यहाँ लिख लो ऐसे, और 7 या 21 1 22, ये हुआ है 224। और 11 की गुणा 24 में करोगे तो 11 चौके 44,
और 11 दूनी 22, 22 और 4 26। तो ये बड़ी बैठ गई, ये छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटी है इससे और ये इससे बड़ी है, ये वाली बड़ी हो गई। तो ये सीक्वेंस में चल रही है बिल्कुल। अब बस ये भी देख लेते कि अगर ये भी इससे बड़ी हुई, ये वाली अगर इससे बड़ी हुई, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 11/32 और 13/36। करो जी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 11 छिक्का 66, 11 तिया 33, 33 और 6 39, ये इसकी वैल्यू आ गई 396। 13 की 32 में गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 ती 39 और 2 41, 416। ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, एक सीक्वेंस में चल रही है, ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन। बस अगर ऐसा नहीं होता तो यही सेम तरीका फिर हम जो है बाकियों में अपनाते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका यही है जो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर सिस्टम का सवाल है, यूनिट डिजिट आपसे पूछा है, आपसे कहा है कि इन दोनों के अगर प्रोडक्ट निकाल दे तो उसका इकाई का अंक क्या बनेगा। देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, इंटू 2 की पावर 36 है। अब जब भी 2 की पावर 36 होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कट रहा है इससे। जब 4 से घात पूरी पूरी कट जाए तो हम 2 की पावर 4 ही बनाएंगे, और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। 6 इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको देखने को आपके पेपर में। अगले सवाल पर आओ। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। और किसका पूछा है, घन का पूछा है। घन का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 साइड स्क्वायर, जो कितना दिया है 1936। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 484। साइड का स्क्वायर आया है 484, इसका रूट लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी, 22, क्योंकि 22 का स्क्वायर ही 484 होता है। आपसे कहा गया कि घन का आयतन बता दो, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब, यानी कि 22 की क्यूब, और 22 की क्यूब होती है 10,648। फिर 10,648 ऑप्शन बी। याद कर लो 22 की क्यूब होती है 10,648। 25 तक क्यूब याद जरूर रखो, हो सके तो 30 तक रख लो याद। नेक्स्ट अगले सवाल में बोला गया कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी की कीमत 3,000 रुपये अंकित की है। एक व्यक्ति क्रम से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद कुर्सी खरीदता है, खरीद के लेके आया वो। ठीक है, चलो देखते हैं कुर्सी की कीमत कितनी अंकित की है, 3,000 रुपये। पहली पर 10% की छूट दी, यानी कि 9 रुपये में बेची होगी उसने दुकानदार ने। दूसरे में 20% की छूट दी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट दे दी, यानी कि 4/5 में बेची होगी। अच्छा जी, यदि कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, लाभ तब निकलेगा जब हमें एसपी पता होगा। तो यहां से ये एसपी ही निकलेगा कुर्सी का कि कितने रुपए में बेची है उसने। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 0 से 1 0 खत्म है, 5 से इसको काट दूं मैं, 5 छंग 30, 60 बार कट जाएगा ये। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 9 छिक्की 54, 540, 540 की फिर इस 4 में गुणा करूं तो 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कि 2160 रुपए की उसने बेची है, जबकि कुर्सी का क्रय मूल्य था 1240। तो बढ़िया मोटा रुपया उसने कमा दिया। 0, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 2 गए 9। कितने रुपए का फायदा कमाया है, 1920 रुपए का। 1240 रुपए की कुर्सी पर 3,000 रुपये अंकित करके 2 छूट दे दी, और उसके बावजूद भी 2160 रुपए की बेच दी, तो 920 रुपए का उसने फायदा ले लिया। नेक्स्ट इस सवाल पर आओ। सवाल में बोला गया है 3.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के ठीक शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ, तो ये दीवार है, ये सीढ़ी है, और ये धरती है। तो ये दीवार है, तो दीवार के साथ सीढ़ी ने कोण बनाया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री होगा। और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 3.5 मीटर की है। आपसे पूछा कि दीवार की ऊंचाई बता दो, ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊंचाई बतानी है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर आप इसमें cos 60 वाला फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि जिसके सामने है ना, जैसा ये एंगल है, इसके सामने ये वाली जो साइड है इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम बोलेंगे आधार।
और इसको हम बोलेंगे कर्ण। कोस थीटा होता है, कोस 60 होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि h अपॉन कर्ण मतलब 3.5। इसलिए मैंने कोस लिया, साइन ना लेकर के। साइन लेता तो फिर मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ती, जबकि मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो मैं इस वाली साइड के लिए कोस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो h अपॉन 3.5। ठीक है, अब 3.5 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना आंसर आएगा 1.75 मीटर। आराम से निकल जाएगी, बहुत इजी चीज है, इजी सवाल था। आगे बढ़ेंगे, ये वाला सवाल देखो। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2.5 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो इसी समान दर पर 2 वर्ष में समान दर पर यानी 8% पर ही प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बता दो क्या होगा। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। 2 वर्ष का होता है तो मैंने आपको कोड समझा रखा है, पिछले प्रैक्टिस सेट देखना, 2:1 का होगा। लेकिन उसके लिए मुझे पहले वो धनराशि निकालनी पड़ेगी, वो सम निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये सम मुझे निकालना पड़ेगा। तो और ये दिया है साधारण ब्याज। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस 8 की गुणा इस 2.5 में कर दूं तो 25 अट्ठे होता है 200, यानी कि टोटल 20% हो जाएगा। और मैं ये मान लूँ कि वो धनराशि 100 रुपये थी, अगर 100 रुपये पर 20% का ब्याज मिल रहा है तो बस ये साधारण ब्याज ही दे रखा है, तो बस 20% का अगर ब्याज मिल रहा है तो मैं 20% को ही मान लेता हूँ ब्याज, यही 1600 के इक्वल है। अब 20 अट्ठे 80 बार चला जाएगा ये। ठीक है, 100% कितना होगा फिर, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा, यानी ये थी हमारी धनराशि 8000 रुपये की। अब इस पर मुझे निकालना है 8% के रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज निकालने के लिए मैं रेशो लगाऊंगा 2:1। 8000 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, 640 आएगा सबसे पहले यहाँ पर। फिर इस 640 का 8% निकालोगे तो वो लगभग कितना जाएगा, इसका 8% निकालोगे तो पॉइंट में जा रही है चीज़ें, 8 चौक 32 और 8 छिंग 48, इसका 8% निकाल दो ना ऐसे, तो 1 0 से 1 0 खत्म, एक पॉइंट लगा दी यहाँ पर, 8 चौक 32 2, 8 छिंग 48, 48 और 3 51। अब आपको क्या करना है, इस 2 की गुणा इसमें करो, 0 2 चौक 8 2 छिक्की 12 और 1 की गुणा इसमें करके इसमें ऐड कर दो, कितना जाएगा 51.2। तो अब इसको ऐड कर दो, देखो 0.2 आना चाहिए लास्ट में, तो ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे, यही आंसर आएगा 1331 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 1331 आ जाएगा, 1331.2। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में अगर आपको प्रॉब्लम बनती है तो बैच चला रखा है मैंने, लाइव बैच चला रखा है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ टॉपिक वाइज सारे चैप्टर करा रहा हूँ मैं, लाइव क्लास चलती है हमारी। इसी तरीके से फिर आप भी सवाल निकाल पाओगे। नेक्स्ट आते हैं, पॉलिनोमियल दे रखी है, इसका आपको HCF निकालना है। HCF होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर मैं यहाँ देखूँ 324 18 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं x - 18 और x + 18 लिख सकता हूँ। तो मुझे एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई कि x - 18 x + 18 आंसर हो सकता है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 × 10 180, तो x² + 18x - 10x - 180 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक ब्रैकेट में x + 18 आएगा, और यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक ब्रैकेट में x - 10 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x + 18, दोनों पॉलिनोमियल में, तो आंसर आ गया जी मेरा डी ऑप्शन x + 18। HCF वो होता है जो दोनों के लिए कॉमन हो। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने तुम्हें HCF LCM वाले चैप्टर में 1 शॉट में कराई है, यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है HCF LCM की, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, जाके देखना उसको। इस सवाल पर आओ, मुझे लगता है यही लास्ट सवाल है, यही है लास्ट सवाल, आखिरी सवाल पर पहुंच गए हम। मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है, ध्यान से समझना। सवाल में कहा गया कि 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। यदि पहले बर्तन में, बर्तन 2 है, पहला दूसरा, पहले बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:3 है, तो यहाँ लिख लो स्पिरिट 8, टोटल लिख लो 11। स्पिरिट ले लिया मैंने और टोटल कितना हो गया 11।
दूसरे बर्तन में 5:1 है, तो स्प्लिट ऊपर लिखो और टोटल लिखो नीचे 5/6। अच्छा, इन बर्तनों में से एक 35 लीटर का पीपा भरा जाता है ताकि स्प्रिट और पानी का मिश्रण 4:1 रह जाए। 2 बर्तन थे, उसमें से एक पीपा बाहर निकाल लिया तो मिश्रण रह गया, जो बाकी मिश्रण रह गया उसमें अनुपात हो गया 4:1। तो एलिगेशन लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो और रेशो में लेकर के आओ। देखो, जब आप इसमें से माइनस करोगे, या तो ये है कि आप इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेहतर यही है। तो इनका जो एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है वो 330 दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, 330 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप डायरेक्ट ही माइनस कर लो इसमें से। देखो, मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 8/11 माइनस 4/5, 11×5 = 55। 11 से 5 पर जाएगा, 5×8 = 40, माइनस 5 से 11 = 44। तो कितना बच गया? 4/55। 4/55 पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें। अब इसमें से इसे घटा दो, तो 5/6 माइनस 4/5, एलसीएम कितना आ गया? 30। 6×5 = 30, 5×5 = 25, माइनस 5×6 = 30, 5×6 = 30, 6×4 = 24। कितना आ गया यहाँ पर? 1/30। मुझे क्या करना है? इस रेशो को सही करना है। तो इस रेशो को मैं सही करूंगा अगर यहाँ पर, तो ये वाला जो रेशो जाएगा मेरा, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ गया? 55 और 30 का। ध्यान से समझना, इसका दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ भी डायरेक्ट एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 55 और 30 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया जी? 330। ठीक है, 330 आ गया। 55 छिक्का 330, 6×4 = 24 आ गया यहाँ पर रेशो। 0 से 0, 3 से कट जाएगा 11 बार, ये रेशो आ गया 11। यही होगा हमारा मेन रेशो। ठीक, यानी पहले बर्तन से 24 लीटर पानी लिया होगा, पहले बर्तन में 24 लीटर बचा होगा, इसमें 11 बचा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इनका टोटल करूं तो टोटल कितना हो रहा है इनका? 35। यही 35 लीटर 35 के इक्वल दे रखा है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आ गई। आपसे क्या पूछा है सवाल में? पहले बर्तन से कितने लीटर लिया जाता है। अब पहले बर्तन में कितना लीटर था टोटल? 8 और 3 11 लीटर था टोटल। तो 11 की गुणा 1 में करेंगे तो 11 लीटर, इन्हें सारा का सारा ही ले लिया, 11 लीटर आ गया आंसर, ए ऑप्शन। वैसे मैं इसके अंदाजे तक यहाँ तक भी पहुँच सकता था कि 8 और 3 11 होता है, 11 का मल्टीपल ही आंसर आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। इन 2 ऑप्शन से हमें बात देखनी थी बस। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप मिक्सचर एलिगेशन के सवाल कर सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन को मैं अपने बैच में भी पढ़ाऊंगा। हमारा एप्लीकेशन पर मैथ्स स्पेशल बैच चल रहा है और उसमें बहुत प्यार से हर एक ट्रिक, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में हम क्या करते हैं? रैंडम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो रिपीटर्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले कर रखा है रिवीजन मोड के लिए, कैसे आप जल्दी से सवालों को सोल्व कर सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आते हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे ढंग से, आपको बैच को प्रॉपर ढंग से पढ़ना है और आपको भी सीखना है कि हम कैसे जल्दी से सवालों को सोल्व कर ले, तो सबसे पहले आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा। आपको बैच से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको लाइव क्लास दे रहा हूँ, उसमें रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी आपको लाइव क्लासेस की। पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेंगे, और टेस्ट होते हैं हमारे हफ्ते में। ये हमारी बैच के फीचर्स हैं एप्लीकेशन पर। इसके अलावा हमारे कुछ फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री ई बुक्स भी है कुछ, देखना आप एप्लीकेशन पर मिलेंगे। फ्री कोर्सेज में हमारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट एनालिसिस हर संडे को होता है। ठीक है, तो आज संडे था इसलिए आपको प्रैक्टिस बैच दिया है मैंने। तो ज़रूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत को अच्छे से करते रहो भाई।